शायद नहीं की गई थी, वो मिला है एनडीए को। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का मुस्तकबिल जो है वो बन गए हैं और तय होगा उनके हाथ में ही 5 साल के लिए बिहार जाएगा, ऐसी संभावनाएं भी लगाई जा रही हैं। तो इस जनता के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं, एक बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते? देखिए, चुनाव के पूर्व जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम बिहार में औद्योगिकरण का जाल बिछाएंगे, लोगों का पलायन रोकेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, ये एक बहुत बड़ा वादा था। और हमको लगता है कि इसी वादे के लोगों ने ध्यान में रखा कि जो यहाँ की करोड़ों लोग बाहर गए हैं उनको यहाँ रोजगार मिलेगा और यहाँ पर चारों तरफ उद्योगों का जाल बिछेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने ये प्रश्न था जिसका उसी के निदान के लिए लोगों ने इतने बड़े बहुमत से बिहार सरकार को जिताया है। तो हमको लगता है कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा और जो भी सरकार ने वादा किया है उसमें औद्योगिकरण की सबसे प्राथमिकता है। तो उसके आधार पर बिहार अब अपने पूरे इस देश में अपने ऊंचे स्थान पर धीरे धीरे आगे पहुंचेगा। बिल्कुल। रामलाल खेतान जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून स्टूडियो में मौजूद है, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। रामलाल जी, इस बार एनडीए ने जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें एक प्रमुख वादा यह था कि हर जिले में एक फैक्ट्री, यह उनका वादा है, बाकायदा लिखित है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उनकी पार्टी के लोगों ने बताया कि अब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे और माहौल बना रहे थे, अब जो बिहार है वो इंडस्ट्रीज के लिए तैयार है, अब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और कई बड़ी कंपनियों से इस तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हो रहा है, बातचीत भी चल रही है। तो क्या एज ए इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है कि यह गेम चेंजर साबित हुआ इस बार के रिजल्ट के में? देखिए, ये जब नीतीश कुमार पहली बार आए थे तो उस समय भी इसी तरह का माहौल बना था और औद्योगिकरण के लिए कदम बढ़ाया गया था और अच्छी नीतियां बनी थी। इस बार तो चुनाव का मुख्य मुद्दा ही है कि हम पलायन रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे। उसी का नतीजा है कितना प्रचंड बहुमत आया है। और इधर पिछले कुछ दिनों में यहाँ बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो हमको नहीं लगता है कि अब इसके बाद में जो ये डबल इंजन की सरकार है इसमें ये कार्य न पूरा हो पाए, हमको कहीं भी इसमें शंका नहीं लगती है। रामलाल जी, एक सवाल ये भी है कि जो उद्योग जगत है, जो औद्योगिक जगत के लोग हैं, आप चूंकि उस एसोसिएशन से जुड़े हैं, स्टेक होल्डर में आते हैं आप, वहां क्या चल रहा था चुनाव के वक्त, क्या सुगबुगाहट थी और उनका मन क्या कह रहा था? उद्योग जगत के लोग किसे सरकार में देखना चाहते थे? क्या ये जो मैंडेट है क्या उनके मन के अनुरूप है, क्या समझा जाए? मुझे तो लगता है कि जितना लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा आया है जी। ये सभी चाहते थे कि भाई जो भी सरकार आए वो उद्योग लगाए, शांति व्यवस्था कायम करे। अब जो सरकार आई है हमको लगता है ये एकदम स्थिर सरकार आई है और नरेंद्र मोदी जी के जितने उन्होंने यहाँ बिहार में दौरे किए, जो उन्होंने वादे किए, अब दोनों लोग मिलकर हमको लगता है कि बिहार को भारत के नक्शे पर काफी ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। जी पंकज जी, एक सवाल है मेरा रामलाल जी कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बड़ी चर्चा होती है, बिहार में इन्होंने वादा किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री की, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जो कहता हूं वो जरूर करता हूं, और नीतीश कुमार का भी ट्रैक रिकॉर्ड सही है। तो क्या ये बिहार जैसे राज्य में, चूंकि हम लोग भी कई जिलों में जाते हैं जो कि कुछ जिले तो बहुत ही पिछड़े हैं, क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री ये अगले 5 साल में संभव है? क्योंकि बाहर हम जब बैठ के देखते हैं तो लगता है कि यार वादा तो बहुत बड़ा है और अच्छा भी है, लेकिन ये 5 सालों में शायद कंप्लीट हो सके या नहीं, क्योंकि अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री हो गया तो ये खास करके रोजगार के मामले में क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। देखिए, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो संभव नहीं है। सरकार की मंशा होनी चाहिए और जो मैंडेट मिला है ये इसीलिए मिला है, तो इसको पूरा करना हमारे हर बिहारवासी का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य है कि वो हर जिले में उद्योग, जो एक उद्योग से ज्यादा उद्योग भी लगाएं।
पलायन रुकना चाहिए, सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और बिहार बहुत बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट है। यहाँ 140 करोड़ जनता में 14 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ इतना स्कोप है, कुछ भी किया जा सकता है, और हमको लगता है कि ये इस बार पूरा हो के रहेगा। हाँ, रामलाल जी थोड़ा सा अतीत में भी चलते हैं। आपने कई बसंत देखे हैं, थोड़ा अतीत में झांक कर देखते हैं। जब आरजेडी सत्ता में होती थी उस वक्त उद्योग जगत के क्या हाल थे, और उद्योगपतियों के मन में, औद्योगिक जगत के लोगों के मन में उस वक्त किस तरह के सवाल रहते थे, किस तरह के दर्द उनके थे, थोड़ा सा बता पाए तो। अतीत भी जानना जरूरी है आज। देखिए, 25 साल पुरानी बात करने का आज कोई औचित्य नहीं है। जो वर्तमान है, हमको इसमें रहना है, इसमें आगे बढ़ना है। 25 साल पहले और अभी में तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में अंतर आ चुका है। तो अब 25 साल पुरानी बात करने का समय नहीं है। लेकिन जंगल राज का जिक्र आज भी होता है, जंगल राज का जिक्र आज भी होता है, सुशासन वर्सेस जंगल राज। आज भी इसकी बात की जाती है, पूरे चुनाव में इसकी बात हुई। इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि जंगल राज के बाद से आज कितने हालात बदले हैं बिहार में। देखिए, चुनाव में बहुत तरह की बातें होती हैं जी, लेकिन जो वास्तविकता यह है कि बिहार का विकास कैसे हो, और वो तभी संभव है जब यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने आप सब आदमी भूल जाएगा और जो वर्तमान है उसी को याद रखेगा, और पलायन भी रुकेगा। पंकज जी बताएं। एक सवाल है जो मेरे मन में आया। जब चुनाव से पहले एक बड़े उद्योगपति की हत्या हुई पटना में, और फिर एक रियल एस्टेट से जुड़े लोग का नाम आया कि चलिए वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका साइकोलॉजिकल असर तो उद्योगपतियों पर जरूर पड़ा होगा। बहुत सारे इफ या बट्स होंगे उसे लेकर। उस घटना का कुछ असर पड़ा क्या है इस पूरे चुनाव पे? देखिए, उस घटना से तो पुलिस ने उसका निराकरण निकाल दिया कि क्यों घटना हुई थी। तो इसलिए उससे इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और पूरे वर्ल्ड में क्राइम तो होता रहता है, लेकिन उसका निराकरण कर जाना, उसका पर्दाफाश होना बड़ा होता है। उससे एक अच्छा माहौल बनता है कि भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो उस सब मद्देनजर रखते हुए अब जरूरत यही है कि जो भी सरकार बने, अच्छे पॉलिसी लाए, और जो उद्योग जगत के जो हम लोग प्रतिनिधि हैं उनका हम लोग के साथ साझेदारी कर करके बिहार को हम लोगों को एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंचाना और उद्योगों का यहाँ जाल बिछाना है। बिल्कुल। पंकज जी थोड़ा सा देखिए, हम लोग जिस उसमें चर्चा कर रहे हैं, अब तो लगभग तस्वीर साफ है। बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसको जनता ने हाशिए पर डाल दिया, दरकिनार कर दिया, ये भी पिक्चर लगभग सामने है। तो जो बातें रामलाल जी कह रहे हैं एक उद्योग जगत से जुड़े होने के नाते, इसको आप बतौर पत्रकार कैसे देखते हैं? और वही वाला सवाल मेरा रहेगा, जो जर्नी बिहार की रही है उसमें औद्योगिक बूम या औद्योगिक उत्थान हम कौन से एरा में देखते हैं, और अभी क्या भविष्य आप देख रहे हैं? मेरे से सवाल है जी पंकज जी। हाँ, मैं वो दौर भी देखा हूं और ये दौर भी, चूंकि जो 40 के प्लस वाले लोग हैं वो दोनों सरकारें देखे हैं। उस वक्त पता है, जो सफेद कपड़े बढ़िया से पहन लेता था ना, तो उसको उठा लेते थे कि लगता है कि पैसा वाला है। और बिजनेसमैन का हाल ये था कि पटना के सबसे बड़े उद्योगपति को किडनैप किया गया और ढूंढती रही पुलिस, तो नहीं मिले। तो बाद में सेटिंग की गई और पता चला कि एक बार लालू जी से कह के देखिए कि शायद वो दबाव डाले प्रशासन पे और छूट जाए। तो लालू जी जब आए, उनके पास गए उद्योग जगत के लोग, तो उन्होंने कहा कितना मांग रहा है? तो उस जमाने में 25 लाख रुपया मांगा था। तो कहे 25 लाख तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट करवा देते हैं। ये सरकार थी, वो लालू यादव की सरकार, और वो कह रहे हैं कि नहीं 25 लाख नहीं, थोड़ा बहुत हम कम करवा देते हैं। एक और मैं कहानी बताऊंगा आपको। गया में एक डॉक्टर साहब थे, और उस वक्त एक मारुति स्टीम कार आई थी, बड़ी फेमस उस समय कार थी जी। अब वो कार को देखने के लिए लोग आते थे कि डॉक्टर साहब मारुति स्टीम कार लिए हैं। वहां एक विधायक थे, यादव जाति से विधायक हैं, और उनको भी पता चला कि एपी कॉलोनी, अनुग्रहपुरी कॉलोनी में वो डॉक्टर साहब रहते हैं और बड़ा बढ़िया कार खरीदे हैं कोई। तो विधायक जी ने खबर भिजवाया कि हम कार देखना चाहते हैं, आप जो मंगाए हैं। तो डॉक्टर साहब कहे कि आइए विधायक जी, कभी भी देख लीजिए। विधायक जी उनके घर गए, फिर कहा गया कि थोड़ा टेस्ट ड्राइव कर लें, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कर लीजिए। तो विधायक जी पीछे बैठे और टेस्ट ड्राइव होने लगा। अब गए, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, वो कार आए ही ना। अब वो डॉक्टर साहब परेशान,
विधायक जी को फोन लगाया कि विधायक जी आए नहीं टेस्ट ड्राइव करके। विधायक बोलते हम तो छोड़ दिए थे वो कार को, हम तो 10-15 मिनट घूमे छोड़ दिए, हम तो घर पे आ गए, सर नहीं पहुंचा अभी तक। तो बोले कि नहीं पहुंचा। अरे महाराज क्या हो गया आपका कार को, थोड़ा पता लगाइए। अब संयोग से वो जो डॉक्टर साहब थे उनका दामाद था आईपीएस अफसर। उन्होंने अपने दामाद को कहा कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरा गाड़ी चोरी हो गया। अब दामाद पूरा, उनके भी पकड़ थी, पुलिस डिपार्टमेंट में सब घूमने लगे, डॉक्टर साहब अपना किए, नहीं मिलना था न मिला। हो गया 1 हफ्ता से ज्यादा। डॉक्टर साहब को लगा कि मेरी गाड़ी चली गई, बेचारे बड़े शौक से खरीदे थे। उनको किसी ने कहा कि एक बार पटना चलिए और लालू यादव जी से बात कर लीजिए, हो सकता है कि वो प्रशासन पे दबाव बना के वो कार दिलवा दे। जब डॉक्टर साहब जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में तो हूबहू यही स्टीम कार वहां पे लगी हुई थी। और डॉक्टर साहब की इतनी हिम्मत नहीं कि कह सके कि ये मेरी कार है। तो लालू जी ने पूछा क्या हुआ, सुने हैं कि आपका गाड़ी गायब हो गया है। तो बोले कि जी से खोजना है। तो कैसा रंग के था? तो सर ऐसा ही था देखने में लग रहा था। तो कितना के था? तो उस वक्त शायद 3-3.5 लाख, जो भी उस वक्त जो दाम रहा होगा। तो कहे कि पैसा ले लीजिए और जाइए, अब सेकेंड हैंड हो गया तो थोड़ा कम लीजिए। ये हालात थे। अब बताइए कि उस हालात की तुलना आज से कीजिए। बिल्कुल। पटना में मेट्रो आज है, पटना से किसी भी जिले में आप विदिन 6 आवर पहुंच सकते हैं, किसी भी जिले से 6 घंटे में पटना दूर दराज। जिस बेतिया जाने में हम लोगों को 7.5 घंटा लगता था, आज 3-3.25 घंटा में बेतिया से पटना पहुंच रहे हैं। यह है बिहार, और इतना आया है बदलाव। ठीक है, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करूंगा अब रामलाल खेतान जी आपसे, क्योंकि उद्योगों की बात हो रही है। बिहार को लंबे वक्त तक एक तमगे से नवाजा जाता रहा, एक बीमारू राज्य, और अभी भी कई वजहें हैं जिनको हम कहें उस वजह से नजरिया अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि आज भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग 60,000 रुपए, मात्र 60,000 रुपए है, जो कि देश के औसत का लगभग 1/3 इसको हम कह सकते हैं। तो जो नए उद्योग किस रफ्तार में आगे बढ़ेंगे, पुरानी फैक्ट्रियां किस रूप में फिर चालू होंगी, और जो बिहार के पर्टिकुलर इलाके थे जो अपने अपने हस्तशिल्प उद्योगों की वजह से, कुटीर उद्योगों की वजह से जाने जाते थे, जिसमें मैं बात करूं तो भागलपुर, जिसे कभी भारत की रेशमी राजधानी, रेशम राजधानी कहा जाता था, वो पहचान फिर से कैसे वापस लौटे। या फिर हम बात कर लें मॉर्टन टॉफी फैक्ट्री की, जो कि मरहौरा में सारण जिले के अंदर आती है। तो इस तरह से कई सारे इंजीनियरिंग यूनिट्स वहां पर हैं। तो आपको कैसे लगता है ये रिवाइवल कैसे होगा और उद्योगों की गति कैसे बढ़ेगी? आपका कोई सुझाव इस पर? देखिए, बिहार में सरकार की मंशा है उद्योग लगाने की, और जब नीयत साफ होती है, दिल साफ होता है, तो सब कुछ संभव है। क्योंकि यहाँ जनता हमारी बहुत बड़ी है जो कंज्यूमिंग है, तो हम जो भी करेंगे और मन से करेंगे वो आगे बढ़ेगा, रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ जरूरत है मनसा बदलने की। पिछले कुछ महीनों में बिहार के बहुत सारे उद्योगों को बंद कराया गया था, वो नीति बंद करनी पड़ेगी। एक भी उद्योग बंद न हो, इस पर प्राथमिकता देनी होगी। और जो उद्योग बंद हो गए हैं उनको सबको चालू कराने में पहल की जरूरत है। तो जब ऐसा माहौल बनेगा तो ऑटोमेटिक है जो उद्योगीकरण बढ़ेगा, और जो भी पुराने गिले शिकवे सब भूल जाएंगे, और पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है, जो नया हम कुछ करके दिखाएंगे तो यही आगे भी लोग गाएंगे कि भाई इस समय क्या हुआ। बिल्कुल, और मुझे लगता है बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि क्या नेतृत्व, जो नया नेतृत्व है, राज्य के औद्योगिक हालात को बदल पाएगा, नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा कर पाएगा। और ये एक बड़ी चुनौती भी होगी आने वाली सरकार के सामने। और अब हम सुनाते हैं कि रविशंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है, उनका एक बयान आया बिहार चुनाव को लेकर, सुन लेते हैं। ऐतिहासिक है, बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई।
तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई, तो उन्होंने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज